तो आज का चैप्टर है चैप्टर 3 फाइनल का, और शायद चैप्टर 4 होगा आईपीसीसी में। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आया क्यों, ये चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ा, हुआ क्या ना। बाय द वे, एक बंदा है जो स्टेट ए में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब ये बंदा अगर विद इन स्टेट सप्लाई करता तो उसे इंट्रा स्टेट कहा गया। ठीक है, और अगर आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करता तो इंटर स्टेट कहा गया। इंट्रा स्टेट के बारे में कहा गया अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाएगा। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा। अब अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा, एंड जबकि इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कब विद इन स्टेट होगा और कब आउटसाइड द स्टेट होगा, ये जानना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि लेवी में चेंजेस आ रहे थे। अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में था तो CGST SGST लग रहा था, और अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड द स्टेट था तो IGST लग रहा था। ठीक है, इसी कारण ये चैप्टर ऐड हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई के 4 हिस्से हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली 2 हिस्से हैं, दो के फिर 2 और हिस्से। पहला है गुड्स के केस में, दूसरा है सर्विस के केस में। ठीक है, गुड्स में फिर 2 हिस्से। 2 हिस्से कौन से? जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों का दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में हो, मतलब इंडिया में ही है। ठीक है, या फिर सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया हो। इन दोनों में से कोई भी कहाँ है? इंडिया के बाहर। सेम सर्विस के केस में भी। ठीक है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में है, या सप्लायर रिसिपिएंट में से कोई भी एक बंदा आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, कहने का मतलब इस वाले केस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, और इसमें कवर हुआ सेकंड वाले में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 4 हिस्से हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के। ठीक है, और क्यों जरूरी पड़ा इस चैप्टर का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड द स्टेट पड़ा तो इंटर स्टेट, इनसाइड द स्टेट पड़ा तो इंट्रा स्टेट। ठीक है, अब जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं। ये आप आगे देखेंगे, आगे आएगा इन सारी चीजों पर, आगे आपसे सेक्शंस हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हुआ, इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का सेपरेट रूल है B2B और B2C ट्रांजैक्शन। B2B कहने का मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जब सप्लाई करता है तो GST एक्ट के अंदर B2B कहा जाता है उसे, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, हो सकता है ये सप्लायर रजिस्टर्ड हो बट रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है बट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में B2B में कवर नहीं होगा।
जीएसटी एक्ट में, ठीक है। B2C का मतलब एक रजिस्टर्ड बंदा अगर एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेगा, भले ही बिजनेस एंटिटी हो पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसे B2C कहा जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि जरूरी पड़ेंगे आपको, ठीक है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी मीन्स अ जर्नी फॉर विच a single or more than one ticket or invoice is issued at a same time। हो सकता है सिंगल हो सकता है मोर देन वन हो, either by a single supplier of service or through an agent, but सप्लायर क्या होगा, सिंगल, ठीक है, या उसका एजेंट, सप्लायर का एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। More than one supplier of service and which involve no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate ticket or invoice are issued, ठीक है। For this purpose, a stopover means a place where a passenger car can disembark either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time। तो यहाँ पे स्टॉप ओवर, अब ट्रेन जैसे यहाँ से चली, ठीक है, और यहाँ पे जाना है, तो इसके बीच में बहुत सारे स्टॉपेज आएंगे, तो ट्रेन के रुकने से मतलब नहीं है, तो ट्रेन का स्टॉप ओवर यहाँ पे भी है, प्लेटफॉर्म ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, लेकिन इस बंदे को यहाँ उतरना है स्टेशन एफ, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये इसका कंटिन्यूअस जर्नी होगा जब ये यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। अगर ये बंदा यहाँ पे उतर जाता है और कुछ दिन यहाँ पे रुक जाता है, 2 दिन रुकने के बाद फिर ट्रेन चढ़ता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ उतर जाता है, फिर यहाँ 3 दिन रुकता है, तो इस केस में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस जर्नी हुआ, ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस जर्नी हुआ, समझ गए। तो वही कह रहा है विच इन्वॉल्व नो स्टॉप ओवर बिटवीन एनी ऑफ द लेग ऑफ जर्नी फॉर विच वन और मोर सेपरेट टिकट एंड इनवॉइस आर इशूड, ठीक है। कोई स्टॉप ओवर ना हो तो कंटिन्यूअस जर्नी ये हो गया आपका, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, या फिर अगर आप कहीं नहीं डायरेक्ट यहां उतरते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअस जर्नी का रहेगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या आया, मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बस दैट सिंपल। बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में 5 कंडीशंस है। पहला, सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, ठीक है, सप्लायर सर्विस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, ठीक है। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, समझ गए। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रूपी वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। ये बंदा जब पैसा देगा इसको तो किसमें देना चाहिए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और आईएनआर, इंडियन रूपी, ठीक है, वेयर एवर परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The supplier of service and recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with the explanation 1 of section 8, ठीक है। ये जो बंदा यहाँ पर है और जो बंदा यहाँ सप्लायर है, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाते हैं तो क्या होगा, तो फिर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, समझ गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहने का मतलब था अगर आपका एक एंटिटी रजिस्टर्ड है इंडिया में और आपका दूसरा एंटिटी आउटसाइड इंडिया है तो ये दूसरा एंटिटी है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। इस पे क्लैरिफिकेशन भी आया था, आप बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ। मान लीजिए ये ए कंपनी है, ठीक है, और ए कंपनी का यहाँ सब्सिडरी है ए इनकॉर्पोरेटेड। क्या ए कंपनी और ए इनकॉर्पोरेटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, तो इस पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी
या फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ एक कंपनी रहता और ये एक कंपनी का ब्रांच रहता, तब ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते। इस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होता। अगर ए कंपनी, ठीक है, ए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो भी था, अगर ए लिमिटेड ए इनकॉर्पोरेटेड को सर्विस देता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, ए इनकॉर्पोरेटेड बेसिकली यूएसए के कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड लगता है, ठीक है, तो इस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता। लेकिन अगर एक कंपनी लिमिटेड का ये ब्रांच हो अगर, तो उस केस में आप इसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे, और उस केस में क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब एग्जाम्शन में आइएगा ना, तो आपको मैं इस पॉइंट को लिंक कराऊंगा कि अगर ये वाला कंडीशन वायलेट होता है तो वो एग्जाम्शन लिस्ट में कवर है। आया समझ में? ये वाला पॉइंट वायलेशन होने पे एग्जाम्शन लिस्ट में कवर था। ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो हुआ ना, यहां से अगर इस बंदे ने इसे सर्विस दिया, सप्लाई तो हुआ। अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तो क्या होना चाहिए था। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए ये एग्जाम्शन लिस्ट में कवर है। आप जब वहां जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि अगर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया में है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, और जो रिसिपिएंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। मीन एज इट इज जीएसटी अभी तक नहीं लगता है, एग्जाम्शन लिस्ट में कवर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो आप समझ गए। ध्यान रखिएगा क्या, अगर ये सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी है तब वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। हाँ, ब्रांच है, ऑफिस है, ठीक है, तो उस केस में आपका वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, और उसके केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से बता दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, और यही इंपॉर्टेंट है खाली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, एन एस्टेब्लिशमेंट इज इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बाकी ये दोनों केस तो तब होंगे ना जब इंडिया में हो। आपको एस्टेब्लिशमेंट क्या लिखा हुआ है, एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूटी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और यूटी। तो ये तो तभी एप्लीकेबल होगा जब इंडिया में होगा। एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूटी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट और यूटी। ठीक है, सेम स्टेट में अगर दो प्लेस रजिस्टर्ड है तो दोनों प्लेस एक दूसरे के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। ठीक है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब फिक्स्ड प्लेस आपका। ठीक है, मीन अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस व्हिच इज characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure, permanent and suitable structure। ठीक है, in term of a human technical resource to supply service or to receive and use service for its own need। ठीक, अब आया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कोई मतलब नहीं है, मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, यही है बस। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसके केस में तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, मतलब सप्लायर कहाँ होगा, यूएसए में। ठीक है, रिसिपिएंट कहाँ होगा, इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, इंडिया में। समझ गए। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होगा, इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर, an agent or any other person by whatever name called who arranges or facilitate the supply of goods or service or both or security between two or more person। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड और सर्विस ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब पैरा 3 वाला, पैरा 3 शेड्यूल 1 याद है, एजेंट जो अपने नाम पे इनवाइस इशू करता था, इनवाइस ऑन हिज ओन अकाउंट, वो इंटरमीडियरी में नहीं आता। समझ गए।
इंटरमीडियरी में कौन आएगा? वो बंदा, जैसे मान लीजिए ये बंदा है, ठीक है, ये क्या करता है, मिस्टर ए को मिस्टर बी से बस मिला देता है, उसके बाद इसका काम खत्म। ये अपना कुछ चार्ज लेता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, कुछ चार्जेस लेता है, इसका सर्विस क्या होगा, इंटरमीडियरी सर्विस देता है, और फिर ये चुपचाप यहाँ से चल जाता है। फिर ए बी के साथ क्या ट्रांजेक्शन करेगा, किस टर्म्स पे करेगा, किस मैनर में करेगा, उससे इससे कोई मतलब नहीं। तो ये इंटरमीडियरी कहलाता है। ठीक है। हाँ, अब आया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है। तो लोकेशन क्या होगा, जो बंदा सामान जिसे रिसीव हो रहा है उसका लोकेशन क्या होगा। अगर सप्लाई रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसके रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वही होगा। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है आपके पास जीएसटी के अंदर, तो आपका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होगा, समझ गए, वही रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा अगर कहीं कहीं जहां कहीं और सप्लाई रिसीव हुआ, ठीक है, तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर। ठीक है। आपको फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट यहां बताया था ना, मीन्स अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस तो बताया था, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस और सुटेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसे फिक्स्ड प्लेस कहा गया। तो समझ गए। तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अगर एक से ज्यादा जगह पे सामान मिला तो, मतलब सर्विस मिला, ये तो सर्विस का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सर्विस का, ठीक है, सर्विस मिला तो वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, जहां बेसिकली सप्लाई रिसीट हो रहा है। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो उसका जहां भी रेसिडेंस है उसका, अगर ये तीनों चीज नहीं है कुछ, तो जहां पर रेसिडेंस है। ठीक है। अब देखिए, ये वही चीज वापस नीचे बता दिया गया है आपको। ठीक है। रजिस्ट्रेशन है तो वही, अगर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहीं और है तो वो रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं मिला है, तो अगर एक से ज्यादा जगह पे मिला है तो जो लोकेशन डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस सर्विस से। ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट उसके लिए दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है, उसका लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट है, ये जानने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका एक। ठीक है। वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज ऑब्टेन्ड, द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस एज इट इज, जैसे ऊपर था, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, सॉरी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में से बोला गया, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होगा, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर रजिस्टर्ड है लेकिन सर्विस कहीं और से प्रोवाइड कर रहा है, किसी और एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसका एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट यहाँ है, ठीक है, ये यूनिट बेसिकली रजिस्टर्ड है, और ये वाला यूनिट क्या है कि सेम स्टेट में, इसलिए इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया नहीं होगा। हाँ, हो सकता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में शो करेगा उसको रजिस्ट्रेशन में। अब अगर यहाँ से सर्विस दे रहा है तो क्या मानेंगे उसको, समझ गए। तो वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ सर्विस दे रहा है उसे माना जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है। अगर एक से ज्यादा जगह से दे रहा है, या तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से, तो लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस सप्लाई से। अगर कुछ पता नहीं चल पा रहा तो क्या करेंगे, रेसिडेंस ऑफ सप्लायर। ठीक है। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ये डिफाइन नहीं है एक्ट। ठीक है। ऊपर भी देखिए लिखा हुआ था लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड डिफाइन नहीं है, पर आप समझ सकते हैं बेसिकली
क्या करने का मतलब होगा, ठीक है। अब आया OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, ठीक है। मीन सर्विस हुज डिलीवरी इज मेडिएट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये सर्विस देने के लिए आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क चाहिए, ठीक है, उसके बिना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा OIDR सर्विसेज, समझ गए। उसमें कवर है एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। जैसे गूगल आपको गूगल ड्राइव देता है ना, 15 MB 15 GB का फ्री ड्राइव देता है आपको, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, जैसे कि फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं लोग, देखते होंगे आप, या यूट्यूब। क्या ये पॉसिबल है? ये सारे चीज बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर कोई चीज बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है फिर भी ऑनलाइन किया जा रहा है तो वो OIDR में नहीं आता, ठीक है। आगे पढ़िएगा। प्रोविजन ऑफ ई बुक, आजकल जो आ गया आपका, क्या कहते हैं उसको, ऑडिबल, ऑडिबल नहीं शायद, क्या नाम है उसका जिसपे बुक पढ़ता है, अमेजोन का है, ठीक है, ऑडिबल ही है शायद, समझ गए। प्रोवाइडिंग डाटा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डाटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, समझ में। अब आया बात प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। हमने ऊपर पढ़ा ना, लिखा था ना, प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, याद आ रहा है। तो ये वाला तो हो गया था ऊपर में, ठीक है, परमानेंस होना चाहिए बस, अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इसके बारे में आया, बोला गया अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन, जहां से ऑर्डिनरली मतलब सुचारू रूप से धंधा किया जाता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, गोदाउन और एनी अदर प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड सप्लाई और रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। A place where a taxable person maintain his books of account, a place where taxable person engaged in business through an agent, ठीक है, समझ गए। सप्लाई का मतलब सेक्शन 7 आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। बात आया रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट कौन हो, ठीक है। तो जो बंदा पैसे देगा, वेयर कंसिडरेशन इज पेबल, अगर पैसे देने हैं और जो बंदा पैसे देगा, द पर्सन हु लायबल टू पे द कंसिडरेशन, वो रिसिपिएंट होगा, ठीक है। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है, गुड्स के केस में बोला गया है ऐसे, अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है गुड्स के केस में, तो वो बंदा जो जिसको गुड्स डिलीवर्ड होगा या जिसको गुड्स अवेलेबल या जिसके पोजीशन में गुड्स होगा या जो गुड्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। था ना शेड्यूल 1 में ऐसे बहुत से केस थे जहां बताया गया था कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा, याद आ रहा है। उस केस में क्या होगा, जिसको गुड्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ए और बी रिलेटेड पर्सन है, क्या है, रिलेटेड पर्सन है। अब आपको मालूम है ए बी को सप्लाई कर सकता है और ए बी को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सप्लाई करता है फिर भी सप्लाई कहलाएगा, क्या समझे। क्योंकि कहा गया था शेड्यूल सेक्शन 7 का जो 3 कंडीशन था उसमें क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द कंसिडरेशन, बट यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी शेड्यूल 1 में कहा गया था कि सप्लाई होगा। तो इस केस में अगर ए बी को कोई गुड्स देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो इस केस में रिसिपिएंट कौन होगा, बी। विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी कौन होगा, बी होगा, क्योंकि गुड्स किसको मिला है, गुड्स कौन रिसीव किया है, बी रिसीव किया, गुड्स कौन यूज करेगा, बी यूज करेगा।
गुड्स किसके पोजीशन में है, बी के पोजीशन में। आया समझ में, वही चीज है। अब आया सर्विस के केस में, जहां पर सर्विस के केस में कंसिडरेशन पे नहीं किया जाएगा, तो वो बंदा जिसे सर्विस रेंडर्ड किया गया है, ठीक है। And any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of supply and shall include an agent acting as such on behalf of recipient in relation to goods or service or both supplied। ठीक है। अब सप्लायर कौन होगा, तो सप्लायर shall means the person supplying the goods or service or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to goods or service or both। वो बंदा जो सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विस, या उसके बिहाफ पे जो सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विस, ठीक है। और ये तो ऐसी है, इसका कोई मतलब नहीं है, बोलता है बस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज एंड नॉट डिफाइंड इन आईजीएसटी एक्ट बट डिफाइंड इन द आफ्टर सप्लाई सेंट्रल गुड्स एंड एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, द यूटीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी, ठीक है। सेम मीनिंग, सब कुछ सेम, ठीक है। अब ये जो पहला वाला केस है ये अदर देन इंपोर्टेड गुड्स के लिए है और एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, समझ गए। इसमें आप पढ़िएगा सेक्शन 10, ठीक है। अब आपको लगेगा सेक्शन 10 तो कंपोजिशन स्कीम था, ठीक है। तो ये सेक्शन 10 कौन सा है, समझे। तो ये जो सेक्शन 10 है ना, फर्स्ट पेज पे जाइए, फर्स्ट पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेक्शन नंबर रेफर्ड टू इन दिस चैप्टर पर्टेन टू आईजीएसटी एक्ट, समझ गए। तो ये जो सेक्शन 10 है ये किसका है, आईजीएसटी एक्ट का, क्योंकि सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या है, कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। तो पहला चीज आया प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ के बाकी केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट जब दोनों का दोनों इंडिया में होगा तो क्या होगा, समझ में आया। तो कहा गया अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों का दोनों इंडिया में है, ठीक है, तो उस केस में पहला चीज बोला गया अगर सप्लाई के केस में मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, या तो वो मूवमेंट सप्लायर खुद कर रहा है या रिसिपिएंट कर रहा है या कोई और पर्सन कर रहा है, उससे मतलब नहीं। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। कहने का मतलब मान लीजिए ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ए बेचता है, ठीक है। अब अगर ये प्रोडक्ट ए का मूवमेंट हुआ, अब ये मूवमेंट कोई भी काउज कर सकता है, सप्लायर, रिसिपिएंट या कोई भी एनी अदर पर्सन, ठीक है। अगर ये मूवमेंट होता है सप्लाई के दौरान, मूवमेंट करने का मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने बोला, आप थे, आप इसके पास गए, बोले मुझे सामान चाहिए, उसने बोला ठीक है, प्रोडक्ट ए चाहिए, प्रोडक्ट ए अवेलेबल है, बोला मुझे ये सामान यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये सामान गुजरात में पहुंचाना है, क्या समझे। तो ये बोलेगा ठीक है, ये मान लीजिए महाराष्ट्र में है, तो यहां पर आप देखिएगा क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, ठीक है, समझे। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, ये प्रोडक्ट ए यहां से गुजरात ले जाने का बात होता है, ठीक है, या फिर ये बंदा खुद आता है यहाँ सामान खरीद लेता है और फिर इसे गुजरात ही ले जाएगा, मूवमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूवमेंट। अगर मूवमेंट काउज होता है तो जहां पर ये मूवमेंट टर्मिनेट होगा फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा,
ठीक है, समझ गए। तो अगर मूवमेंट होता है गुड्स का, अब चाहे वो सप्लायर करे या रिसिपिएंट करे, मतलब नहीं है। अगर मूवमेंट हुआ तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा, जैसे कि आप कभी एसी खरीदने जाते होंगे या फ्रिज खरीदने जाते होंगे, इस केस में भी मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट विद इन स्टेट ही टर्मिनेट हो जाता है। क्या समझे? वैसा थोड़े है कि एसी, हो सकता है आपको मन हो तो यहाँ से खरीद के कहीं और जा रहे हो किसी दूसरे स्टेट में, लेकिन जब जनरली आप एसी और फ्रिज खरीदते हैं तो दुकान से खरीद के अपने घर जाइएगा। तो मूवमेंट टर्मिनेट हो गया, कहाँ टर्मिनेट हुआ? विद इन स्टेट हुआ। इसलिए हमेशा आपके बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा रहता है। पर यही अगर मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो, आउटसाइड द स्टेट, तो आपके इनवॉइस में आईजीएसटी लिख करके आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में आउटसाइड द स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर विद इन स्टेट और वो आउटसाइड द स्टेट, तो दो दो डिफरेंट स्टेट हो गया, तो आईजीएसटी। समझ गए? तो यहां भी मूवमेंट होता है, ठीक है, बट मूवमेंट सेम स्टेट में टर्मिनेट हो जा रहा है। पर इस वाले केस में जो एग्जांपल लिया था, प्रोडक्ट ए का टर्मिनेशन दूसरे स्टेट में हो रहा था, तो आईजीएसटी आया समझ में। तो अगर मूवमेंट होता है गुड्स का, तो उस केस में जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा, ठीक है, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person। अब ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस ऐसा मानिए कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। बी बोला मुझे तुमसे सामान खरीदना है, बोला ठीक है सामान खरीद लो। पर बी बोला कि तुम ये सामान मुझे नहीं, मिस्टर सी को डिलीवर कर दो। तो यहां पर दो सप्लाई होता है, पहला सप्लाई ए से बी के बीच में, ठीक है, ये फर्स्ट सप्लाई। और सेकंड सप्लाई जो होता है ये होता है, ना कि ये कोई सप्लाई नहीं, बस डिलीवरी होता है ए से सी को, ठीक है। सेकंड सप्लाई बी और सी के बीच में होता है, ठीक है। इस केस में माना जाता है ए जो है गुड बी को सप्लाई किया है और सामान जो है बी को ही मिला है, ठीक है। डीम्ड रिसीट माना जाता है। आईटीसी में जाइएगा तो आप पढ़िएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में माना जाएगा कि डीम्ड रिसीप्ट। गुड्स कौन रिसीव किया? बी रिसीव किया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो। जब बी सी को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स जब आएगा तो फिर वही जहां टर्मिनेट हुआ, तो बी और सी के केस में सी जहां पर रहेगा, ठीक है, जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दो सप्लाई कौन सा हुआ? ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, पर गुड्स कहां से कहां मूव किया? ए से सी को। आया समझ में? तो वही कहा गया where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person or direction of a third person whether acting as an agent or otherwise। अब वो कैसे एक्ट कर रहा है थर्ड पर्सन से मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, या तो ड्यूरिंग पहले, मूवमेंट के पहले, मैंने यहाँ से सामान निकलने के पहले ही, या सामान निकल गया तो बोलता है मेरे को मत भेजो, इसको भेज दो। सामान रास्ते में था, बी को ऑर्डर मिल गया सी से, मुझे सामान चाहिए, तो बी क्या बोलेगा? अरे यहाँ क्यों ला रहे हो, यहीं भेज दो, कॉस्ट बचेगा। फिर यहाँ लाए फिर यहाँ भेजे, उससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भेज दे। आया समझ में? Either by way of transfer of document of title to a goods or otherwise it shall be deemed that the said third person has received the goods। देख लिए यहाँ भी लिखा हुआ है थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, मतलब गुड्स कौन रिसीव किया? बी। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ दो सप्लाई है, पहला कौन? ए से बी के बीच में जिसमें ये सेक्शन अप्लाई होगा, दूसरा कौन? बी से सी के बीच में जिसमें ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर मूवमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो बोला गया where the supply does not involve movement of good whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such good at a time of delivery to recipient, ठीक है। जब गुड जैसे कि ओवर द काउंटर आप गए, यहाँ पर एक काउंटर था दुकान का, आप गए क्या खरीदने? मैगी, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जब आपको गुड्स अवेलेबल करा दिया गया। यहाँ पे मूवमेंट का तो मतलब ही नहीं है कुछ खास, समझे। तो वही कहा गया, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods, ठीक है, at the time of delivery to the recipient। समझिए, जहां पर गुड्स है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अगर गुड्स का असेंबली करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है साइट पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर इंस्टॉलेशन हुआ है, जहां पर असेंबली हुआ है, ठीक है। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, आप ट्रेन में जाते हैं या एयर में, एयर फ्लाइट, ठीक है, जब भी जाते होंगे तो आपको ऑन बोर्ड करने का मतलब ट्रेन में या एयर फ्लाइट में आपको क्या देता है, टी, स्नैक्स, फूड, सब मिलता है, वाटर, ये सब क्या है, गुड्स है ना, गुड्स है ना। और ट्रेन में तो आते हैं वो वॉच, खैर रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे वो बंदे, लेकिन घड़ी बेचने वाले आते हैं, सिगरेट बेचने वाले भी आते हैं, ठीक है। खैर मना है पीना ट्रेन में सिगरेट, बस बताने के लिए बता रहा हूं। तो ये सब क्या है, गुड्स। तो वही कहा गया, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस मतलब गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, बस, बस भी हो सकता है ना, मोटर व्हीकल, बस। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। तो इन केसेस में जब गुड्स बोर्ड टेकन ऑन बोर्ड, जब बोर्ड पर चढ़ेगा, कहने का मतलब ये ट्रेन है, ये यहां से यहां तक चलता है, ठीक है। ये ये स्टेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब एक वेंडर जो था स्टेशन ए पे चढ़ा, तो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई और वो जो सामान था वो स्टेशन ए से सी के बीच में यहां पर किसी बंदे को बेचा। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब वो चढ़ा, कब, जब वो स्टेशन ए पे चढ़ा, तो स्टेशन ए जिस स्टेट में होगा ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो ट्रेन के खुलने टाइम ही चढ़ा और खुलने टाइम बाद स्टेशन जीरो था, तो यहीं पर सप्लाई होगा। जब गुड्स ऑन बोर्ड होगा, टेकन ऑन बोर्ड, समझ में आया, व्हेन द गुड्स हैव टेकन ऑन बोर्ड। फर्क नहीं पड़ता इस जर्नी के बीच में कहां पर बाद में यहां सप्लाई किया, फर्क नहीं पड़ रहा, कब ट्रेन पे चढ़ा वो सामान लेकर। अब समझता कोई बंदा यहाँ पे चढ़ा सामान लेकर के, तो प्रेशर सप्लाई यहां पर हो जाएगा। आया समझ में। अगर आप नहीं डिटरमाइन कर पाए तो इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, अब क्या प्रिस्क्राइब करेगा भगवान जाने, ठीक है। अब इसी चीज को नीचे एलाबोरेट किया गया है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमने समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एमए प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल 10 रेफ्रिजरेटर टू एमबी प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एमबी प्राइवेट लिमिटेड इन पुणे, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स था, मूवमेंट ऑफ गुड्स था, नहीं समझे, सामान नासिक में खरीदा गया इससे, नासिक वाले से, पर मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ होगा, पुणे महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि सामान का डिलीवरी कहाँ करना है, पुणे में। सप्लाई सप्लाई क्या होगा, पुणे महाराष्ट्र। बट दोनों सेम स्टेट में है, नासिक भी पुणे भी, तो क्या लगेगा, जीएसटी, एसजीएसटी, समझे। अब ये देखिए, एमए प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र 20 रेफ्रिजरेटेड टू एमसी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एमसी प्राइवेट लिमिटेड इन अहमदाबाद। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अहमदाबाद। अब इस केस में दो डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। यहां भी मूवमेंट था, मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हुआ, अहमदाबाद में, ठीक है। अब ये बिल टू शिप मॉडल, ठीक है, जिसे कहा जाता है, जैसे देख सकते हैं सप्लायर कहाँ था, न्यू दिल्ली में,
थर्ड पर्सन कहाँ था? हरियाणा में। ये क्या बोला? सामान इसको भेज दो दिल्ली में ही। तो अब आप देखिएगा ये दोनों सेम स्टेट में है, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा दो सप्लाई हुआ है? फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे ए से बी, ठीक है। और ये कौन सा क्लाउज में आएगा? इस वाले क्लाउज में बी, वेयर द गुड्स डिलीवर्ड सप्लाई टू अ थर्ड पर्सन और डायरेक्शन ऑफ दिस में कवर हो जाएगा। और इस केस में कहा जाएगा कि ये वाला बंदा जो होगा इसको सामान मिला है और इसका सप्लाई हरियाणा है, तो इस ए और बी के बीच के सप्लाई में आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और फिर बी और सी के बीच के सप्लाई में भी आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि फिर दोनों डिफरेंट स्टेट में, समझ गए। इस वाले केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स आएगा। तो यहाँ पर सामान यहां से यहां मूव किया, लेकिन सप्लाई इसे नहीं कहेंगे, ये सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई दो सप्लाई होगा, क्या होगा? ए से बी और बी से सी, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर ये है, रिसिपिएंट ये है, यहाँ पे सप्लायर ये है, रिसिपिएंट ये है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप क्लाउज ए लगाइएगा और यहाँ पे आप क्लाउज बी लगाइएगा, समझ गए। देखिए, एक्स एन कंपनी सप्लायर उत्तर प्रदेश, ठीक है, नोएडा में था उसका ऑफिस। बोला बाय एन कंपनी गुजरात वाले को कि 50 गो वॉशिंग मशीन जेड एन कंपनी जयपुर को दे दो। In this case, two supplies are involved, one between X and Co and Z and Co and Y and Co and X and Co, समझ गए। X और Y के बीच में एक सप्लाई है और X और Z के बीच में एक सप्लाई है, ठीक है। While the former supply is covered under clause A of 10(1), the later one is between Y and Co and X and Co, ठीक है, is covered under clause B। समझ गए। क्लाउज ए क्या था? मूवमेंट वाला। क्लाउज बी क्या था? ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन वाला, ठीक है। Accordingly, in this case, the place of supply of good is not the location of delivery of such good, Jaipur, but the principal place of business of third person, principal place of business of X and Co, नोएडा, ठीक है। तो दो सप्लाई है, एक वाले केस में लोकेशन नोएडा हो जाएगा और दूसरे वाले केस में कहां पर था ये? जेडन को, ठीक है, जयपुर में, राजस्थान हो जाएगा, समझ गए। एक्स एन कंपनी वाई एन कंपनी को बोला कि जेड एन कंपनी को सामान भेज दो। तो यहाँ पे एक सप्लाई ये है और एक सप्लाई ये है, ठीक है। ये वाला केस क्लाउज बी, ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू जेड एन को। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पर एक्सन को है नोएडा में और यहाँ एक्सन को जेड एन को सप्लाई किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोलिएगा आप? मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस आ जाएगा, ठीक है। जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, तो मूवमेंट टर्मिनेट कहां हुआ? जयपुर में, ठीक है। इस केस में सप्लायर ये है, रिसिपिएंट ये है, ठीक है। इस वाले केस में सप्लायर ये है और रिसिपिएंट ये है। वाई थोड़े जेड को सामान बेच रहा है, एक्स जेड को सामान बेच रहा है ना। वाई, एक्स वाई से सामान खरीदा, एक्स वाई से सामान खरीदा, लेकिन सामान यहां आने के बजाय एक्स बोला सामान हमको इसको बेचना है, तुम इसको भेज दो। खरीदा तो एक्स ही था सामान ना। तो इन दोनों के बीच में ना पहले डिसाइड होगा, फिर ना इन दोनों के बीच में आएगा सेकंड सप्लाई, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं होता है तो क्या होगा? तो जहां पे गुड्स आपको अवेलेबल कराया गया, जहां पे गुड्स था डिलीवरी के पहले, ठीक है, लोकेशन ऑफ गुड एट टाइम ऑफ डिलीवरी, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे माँ प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज्ड इट्स मशीन टू एमबी प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑन अ मंथली रेंट, ठीक है। After 40 months, MB Private Limited requested Ma Private Limited to sell the machine to it for 4 lakh, which is agreed to by MA Private Limited। अब ये जो मंथली यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस था ना, ये तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। ये सप्लाई ऑफ सर्विस था जब तक ये रेंटिंग पे था। अब सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ जब मशीन ये मांग लिया,
ठीक है, 4 लाख में। इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है गुड्स का। सेम विल बी सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, जहां पर है वहीं पे। ठीक है, thus the location of machine at a time of such sale will be the place of supply नोएडा। समझ गए? XZ Limited, Mumbai, Maharashtra, opened a new branch office at Gurugram, Haryana. It purchased a building for office from KTS Builder. Building purchase किया है, ठीक है। It also enter into a separate contract with KTS Builder for purchase of pre-installed office furniture and fixture in the building. अब ये जो प्री कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है, इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको तो बाहर रखिए। लेकिन जो ये प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर है, इस पे तो लगेगा ना। तो वही लिखा गया है, दो देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग एज द सेल ऑफ बिल्डिंग इज कवर्ड इन शेड्यूल 3। Office furniture and fixture will be liable to GST since there is no movement of office furniture and fixture. The place of supply of such good is their location at a time of delivery to the recipient. ठीक है। सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली समझ ही चुके हैं, बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, देख ही रहे। ये वाले प्लांट जो बनते हैं, इनका भी सप्लाई होता है वहां पर जहां पे इन्हें इंस्टॉल्ड किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एमए प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली परचेज अ मशीन फ्रॉम एमबी प्राइवेट लिमिटेड फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री इन नोएडा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जहां इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, Pure Refinery gives a contract to PQ Limited to supply a machine which is required to be assembled in a power plant in its refinery located in Kutch, Gujarat. तो क्या होगा? प्लेस सप्लाई कच्छ गुजरात, समझ गए, जहां असेंबली हो रहा है। गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयर, देख रहे हैं ना, ये ट्रेन है कि प्लेन है पता नहीं चल रहा, शायद प्लेन ही है, प्लेन में जो खाना सर्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया था? वेयर लोकेशन वेयर सच गुड्स हैव टेकन ऑन बोर्ड। जैसे मिस्टर एक्स ट्रेन पे चढ़ा न्यू दिल्ली कोटा के, ठीक है, और वो सेल कर रहा है गुड जो वो न्यू दिल्ली में, ठीक है, इन द ट्रेन एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, चढ़ा कहाँ था? दिल्ली में, सामान लेकर के। सामान बेचा कहाँ? जयपुर में। बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? न्यू दिल्ली, ना कि जयपुर। ठीक है, माने कि ट्रेन वाले केस में, एरोप्लेन वाले केस में, अगर ट्रेन पे एरोप्लेन पे सप्लाई होता है तो उसमें कहा गया है कि जब वो ट्रेन में चढ़ा सामान लेकर के वेंडर। ठीक है, अगर गुड्स इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो क्या हो? तो बोला गया प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्ट के केस में होगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, मतलब वो बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए ये पानी का जहाज है, ठीक है, ये कंटेनर लेके आया और ये मुंबई पोर्ट पे आके उतरा। ठीक है, पर जो इंपोर्टर है वो रजिस्टर्ड कहाँ है? वो रजिस्टर्ड है मान लीजिए दिल्ली में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। समझ गया? इंपोर्टर जहां रजिस्टर्ड होगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। समझ गए? MC Private Limited import electric kettle from China for its kitchen store in Noida, Uttar Pradesh. MC Private Limited registered in Uttar Pradesh. समझ गए? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले इंटर स्टेट हमेशा होता है, हमेशा IGST लगता है। ठीक है, और जीरो रेट होता है। इसका मतलब या तो आप जो IGST पे किए एक्सपोर्ट करने के दौरान उसे क्लेम कर लीजिए, ठीक है, एज अ रिफंड, या फिर अनयूटिलाइज ITC, मतलब विदाउट आप जो एक्सपोर्ट किए हैं अंडर बॉन्ड किए हैं, LUT किए हैं, आगे पढ़िए। ठीक है,
तो वहां पे आपको आईजीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करिएगा, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम करिएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आपको जीएसटी से छूट दिया गया है दो तरीकों से, एग्जाम्पशन में नहीं कवर किया गया, आपको दो अलग तरीके से छूट दिया गया ताकि आपका जो भी टैक्स लगा है वो आप वापस रिकवर कर लीजिए और अब जब भी एक्सपोर्ट करिए तो लोअर कॉस्ट पे एक्सपोर्ट कर पाइए। अब सिंपल सा बात है ना, आप अगर किसी विदेश वाले बंदे से कहेंगे, ये मान लीजिए बाहर का बंदा है, पूरा स्टाइलिश स्टाइलिश रखे हुए बाल, उसे कहिएगा भैया हमको यहाँ पे 18% जीएसटी लगता है, जीएसटी भी तुम पे करो। ये बोलेगा मेरे को चाइना से सस्ता में सामान मिल रहा है, मैं तुमको जीएसटी क्यों पे करूं 18%। समझे? इसी सब चीजों को देखते हुए कि सामान हमारा जो गुड्स है बाहर मार्केट में कंपिटिटिव हो सके, डिमांड बढ़ा सके, इसलिए जीरो रेट सप्लाई में रखा गया है। ठीक है, अगर गुड्स एक्सपोर्ट होता है डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, और इसके बारे में क्या कहा गया है, एमआर प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लंदन। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका सर्विस। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या हो गया, 10 और 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 सेक्शन 11 आईजीएसटी एक्ट। ओके।